आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कालगंज बस स्टॉप से मैं बस में सवार हुआ। बस में लोग तो थे मगर काफ़ी कम, या यूं कहें तो उंगलियों में गिना जा सके, बस इतने ही लोग थे। खैर, मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया। रात का वक्त था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही छाया हुआ था। और तो और रास्ते पर भी स्ट्रीट लाइट का कोई नामो निशान नहीं था। चांद की रोशनी से ही अगल बगल का सब कुछ नजर आ रहा था। हम जिस रास्ते पर फिलहाल आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता थोड़ा जंगली किस्म का था। रास्ते के दोनों बाजू बस घने लंबे पेड़ ही नजर में आ रहे थे। बस में मौजूद सारे मुसाफिर नींद के आगोश में थे। उन सभी की नींद तब टूटी जब ड्राइवर ने एक झटके से ब्रेक लगा दिया। अचानक ब्रेक लगने से मैं तो कुछ हद तक संभल भी गया, मगर जो मुसाफिर सो रहे थे उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला और कुछ तो नीचे ही गिर पड़े। जैसे तैसे धीरे धीरे सब होश में आए तो ड्राइवर पर चिल्लाने लगे। तभी ड्राइवर बोला, अरे मेरी कोई गलती नहीं है, सामने रोड पर देखो, अचानक इतना बड़ा पेड़ गिर जाएगा तो ब्रेक मारना ही पड़ेगा ना। ड्राइवर के कहने पर सब अपनी सीट पर से उठकर सामने की तरफ देखने लगे तो सच में रोड के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा जंगली पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ को देखकर एक मुसाफिर ने कहा, हम 5-6 लोग तो हैं, चलो मिलकर हटा देंगे पेड़ को रास्ते से। उस आदमी की बात सबको ठीक लगी, लिहाजा हम सभी बस से उतरकर उस पेड़ को हटाने की कोशिश करने लगे। मगर वो पेड़ इतना भारी और बड़ा था कि हम सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को हटाना तो दूर हिला भी नहीं सके। जब बहुत कोशिशों के बाद भी वो पेड़ नहीं हिला तो एक दूसरे आदमी ने कहा, देखो ये पेड़ तो हिलने वाला नहीं है ड्राइवर साहब, एक दूसरा रास्ता है ना, वो जंगलों वाला। ये सुनकर ड्राइवर बोला, दिमाग ठिकाने पर तो है आपका, उस रास्ते पर इस वक्त अगर जाएंगे तो कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। इस पर मैंने कहा, क्यों, क्या उस रास्ते पर जो हमें मार डालेगा? तो ड्राइवर बोला, वो रास्ता शापित है, शापित, भूत भटकते उस रास्ते पर, नहीं जा सकते उधर से। इस पर सारे मुसाफिर ड्राइवर के ऊपर एक अपना गुस्सा झाड़ने लगे और बोले, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, चुपचाप चलो वरना ठीक नहीं होगा। ड्राइवर बेचारा अकेला आदमी था। डरा धमका कर सारे मुसाफिरों ने उसे उस रास्ते पर चलने के लिए राजी करवा ही लिया। खैर, हम सभी वापस बस में आकर बैठ गए और ड्राइवर ने बस को पीछे की ओर मोड़ लिया। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट तो हो रही थी क्योंकि मेरे साथ ये सब पहली बार हो रहा था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। कुछ देर के बाद ड्राइवर ने बस को उस रास्ते से अलग एक दूसरे रास्ते की ओर मोड़ लिया। उस रास्ते का जैसा नाम था जंगली रास्ता, असल में बिल्कुल वैसा ही था वो रास्ता। ऐसा लग रहा था जैसे हम रास्ते पर ना चलकर किसी जंगल में चल रहे हों, और जंगल होने की वजह से चांद की रोशनी भी सही से उस रास्ते पर पहुंच नहीं पा रही थी। ड्राइवर का बॉडी लैंग्वेज और पसीने से तरबतर हो चुकी उसकी शर्ट को देखकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। हालांकि मैं भूत प्रेत शापित इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था, मगर पता नहीं क्यों उस माहौल में मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी। हमारी बस एक ही धुन में चली जा रही थी। बस में सवार सारे लोग धीरे धीरे वापस नींद के आगोश में जा रहे थे। मुझे भी धीरे धीरे अब नींद आने लगी थी, मगर मैं ये सोचकर सो नहीं रहा था कि अगर कुछ होगा तो देखूंगा। मगर खिड़की से बाहर देखते देखते नींद ने
कब मुझे अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो बस वापस एक झटके के साथ रुकी हुई थी। बस में बहुत शोर हो रहा था क्योंकि बस का ड्राइवर अपनी जगह पर था ही नहीं। मतलब ये कि बस का ड्राइवर गायब था। तभी एक आदमी ने कहा, अरे ये ड्राइवर कहाँ चला गया यार, चलो बाहर निकल कर देखते हैं। इस पर दूसरे आदमी ने कहा, हाँ हाँ चलो जल्दी, कहाँ चला गया ड्राइवर। जिसके बाद हम सारे लोग बस से नीचे उतरे। हम सिर्फ 4 या 5 लोग ही रहे होंगे और वो जंगल बहुत घना था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस ड्राइवर को कहाँ और कैसे ढूंढे। अभी हम लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी हमें ड्राइवर के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। चीखने की आवाज़ जंगल के कहीं अंदर से आ रही थी। तभी मैंने कहा, अरे चलो जल्दी, लगता है ड्राइवर किसी मुसीबत में है। इतना कहकर हम सारे लोग आवाज़ की ओर भागे। भागते भागते हम जंगलों के अंदर पहुंच गए, मगर तब भी ड्राइवर के चीखने की आवाज़ आ ही रही थी। लिहाजा हम लोग आवाज़ की ओर भागते रहे। जंगल में पूरा अंधेरा छाया हुआ था, लिहाजा हम सब ने अपने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जला ली और आवाज़ की तरफ आगे बढ़ते रहे। कुछ देर उस आवाज़ का पीछा करके हम जंगलों के बीचों बीच एक छोटे से घर के पास पहुँचे। मैं अभी उस घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी ने मुझे टोकते हुए कहा, रुको, ऐसे इस घर के अंदर जाना ठीक होगा? इससे पहले कि मैं उस आदमी को इस बात का कोई जवाब दे पाता, घर के अंदर से फिर एक बार ड्राइवर की चीख सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी को जवाब देना ज़रूरी नहीं लगा, इसलिए मैं बिना कुछ बोले ही उस घर के टूटे हुए दरवाजे को सरकाकर अंदर घुस गया। मेरे साथ ही साथ 2 और लोग अंदर आए। वो घर बाहर से जितना छोटा लग रहा था, अंदर से उतना ही बड़ा था। इसलिए हम सब लोग आपस में अलग अलग होकर ड्राइवर को ढूंढने लगे, मगर ड्राइवर हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर तक ढूंढते रहने के बाद ड्राइवर हमें उस घर के एक कोने में बेहोशी की हालत में मिला। हम लोगों ने मिलकर किसी तरह से ड्राइवर को होश में लाया और पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? इस पर ड्राइवर बोला, पता नहीं, एक औरत ने बस रुकवाया था। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था। फिर मुझे कुछ याद नहीं, मेरी आंख अभी खुली। ड्राइवर की बात सुनकर मुझे और बाकी मुसाफिरों को बहुत हैरानी हुई कि अगर ड्राइवर यहाँ पर बेहोश पड़ा था तो फिर इतनी देर से चीख कौन रहा था। हमें वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं लगा, लिहाजा हम लोग ड्राइवर को लेकर वापस बस में आ गए और उस रास्ते से बाहर निकल गए। अब पता नहीं ड्राइवर सच बोल रहा था या झूठ, मगर एक बात तो पक्की है कि उस रास्ते पर कुछ अजीब तो था, वरना ड्राइवर बेहोशी की हालत में उस घर में कैसे पहुंचता। और अगर वो तब से बेहोश था तो फिर चीखने की आवाज़ किसकी थी। बहुत से लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर एक औरत की आत्मा भटकती रहती है, जिसे देखते ही लोग बेहोश हो जाते हैं और उस घर में पहुंच जाते हैं। हालांकि वो औरत की आत्मा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। उस दिन के बाद से रात तो क्या, मैं दिन के वक्त भी उस रास्ते पर नहीं जाता और अब मैं पूरी तरह से भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास करने लगा हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। आज से 15 साल पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों को नहीं मानता था, मगर इस घटना के बाद से
मैं इन सब बातों पर विश्वास करने लगा। इस घटना ने मेरे दिमाग में एक ऐसी जगह बना ली जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका, और आज भी उस घटना को याद करके मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक रात जब मैं अपने कमरे में सोने जा रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन देखा तो उस पर मामा जी का कॉल आ रहा था। तो मेरे कॉल रिसीव करते ही मामा जी ने कहा, सोनू, परसों हम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो तू चलेगा हमारे साथ? असल में मैं जब अगली बार नानी के घर गया था तो मामा जी को बोलकर आया था कि इस बार पिकनिक मनाने आप लोगों के साथ मैं भी जाऊंगा। इस पर मैंने कहा, हाँ मामा जी, मैं जाऊंगा, मैं कल ही वहाँ आता हूँ। पूरी बात हो जाने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया, जिसके बाद मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई और कल निकलने की तैयारी करने लगा। हालांकि कल मेरे ऑफिस में थोड़ा काम तो था, तो मैंने तय किया कि मैं कल शाम वाली बस से नानी घर जाऊंगा। फिर अगले दिन मैं ऑफिस गया और ऑफिस के सारे कामों को निपटाकर दोपहर के 3 बजे मैं अपने घर पहुंचा। भले की बात तो ये थी कि मैंने कल रात को ही सारी तैयारी कर रखी थी, तो अभी मुझे उतना कुछ करना नहीं था। मैं जल्दी से रेडी हुआ और घर से निकलकर बस स्टॉप की तरफ चलता बना। मेरा घर बस स्टॉप से 2 किलोमीटर की दूरी पर था, तो मैं 20 से 25 मिनट पैदल चलने के बाद बस स्टॉप पहुंच गया, जहां मुझे पता चला कि गांव जाने की बस शाम के 5 बजे की है और अभी वक्त हो रहा था शाम के 4:30 बजे का। खैर, मैं कर भी क्या सकता था, मुझे आधा घंटा इंतज़ार करना ही पड़ेगा। जिसके बाद आधा घंटा इंतज़ार करने पर बस आकर लग गई। बस के आते ही मैं बस में चढ़कर बैठ गया। मेरे यहाँ से गांव करीब 5 घंटे का सफ़र था, तो मैं रात के 10 बजे तक अपने गांव पहुँच जाऊँगा। बस में बैठने के 10 मिनट बाद ही बस खुल गई और खुलने के साथ ही बस ने काफ़ी रफ्तार भी पकड़ ली। कुछ देर बस चलने के बाद आसमान पर दिन के उजाले की जगह रात के अंधेरे ने ले ली। मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का, और तो और कड़कड़ाती ठंड का असर अब हमें साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा था, क्योंकि रास्ते पर गाड़ियों का काफिला ना के बराबर था। रात के 8 बजे आधी रात की तरह मालूम हो रहा था। खैर, 2 घंटे और बस चलने के बाद ठीक रात के 10 बजे मैं अपनी गांव के बस स्टॉप पर उतरा। तो बस से उतरते ही आसपास के माहौल को देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि उस पूरे बस स्टॉप पर दूर दूर तक ना तो मुझे कोई आदमी दिख रहा था और न ही एक भी बस, यहाँ तक कि दूर दूर तक कोई दुकान भी खोली हुई नज़र नहीं आ रही थी। इस पर मैंने मन ही मन में कहा, दिन के वक्त तो यहाँ कितना चहल पहल रहता है, मगर रात को देखो सन्नाटा ही सन्नाटा फैला हुआ है। क्या पता मुझे घर जाने के लिए कोई सवारी मिलेगी कि नहीं। ये सोचते सोचते मैं बस स्टॉप से बाहर निकला तो बाहर का माहौल और भी ज़्यादा सुनसान था। अंधेरा तो इतना छाया हुआ था कि मानो ये जगह इस दुनिया में ही ना हो। खैर, बाहर निकलते ही मैं इधर उधर किसी सवारी को तलाशने लगा। इधर उधर नज़र घुमाने पर मुझे कुछ आगे एक ऑटो खड़ा दिखा। उस ऑटो को देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ कि चलो अब मुझे पैदल चलकर घर नहीं जाना पड़ेगा। जिसके बाद मैं चलकर उस ऑटो के पास गया तो वहाँ एक ऑटो वाला ऑटो के अंदर बैठा हुआ था। तो मेरे वहाँ पहुँचते ही उस ऑटो वाले ने मुझसे कहा, कहाँ जाना है भाई साहब? उस ऑटो वाले की ऑटो काफ़ी टूटी फूटी सी थी, मगर मुझे उससे क्या, मुझे थोड़ी उसकी ऑटो खरीदनी है। मुझे तो बस घर जाने से मतलब है। तो इस पर मैंने उस ऑटो वाले से कहा, भाई साहब मुझे बंगलापुर गांव जाना है, आप चलोगे क्या? तो इस पर उस ऑटो वाले ने कहा, हाँ बैठिए, क्यों नहीं चलूँगा। उस ऑटो वाले के इतना बोलते ही
मैं उसकी ऑटो में बैठ गया, जिसके बाद ऑटो वाले ने भी ऑटो भगाना शुरू कर दिया। रास्ता इतना सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था कि ऑटो की हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के आगे काफ़ी कम पड़ रही थी। गांव का इलाका होने के कारण चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, वो भी इतना घना कि सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। इस पर मैंने उस ऑटो वाले से कहा, भाई साहब आपको ठीक से नज़र तो आ रहा है ना? इस पर उस ऑटो वाले ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई साहब आप चिंता मत करिए, मुझे सब ठीक से नज़र आ रहा है। इतना बोलकर उस ऑटो वाले ने ऑटो की रफ्तार और बढ़ा दी। ठंड के कारण मैं पीछे वाली सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था। यहाँ से मेरा नानी घर आधे घंटे की दूरी पर था, तो अभी आधा घंटा मुझे और ठंड से जूझना पड़ेगा। ये सोचकर अभी मैं चुपचाप बैठा ही था कि तभी अचानक उस ऑटो वाले के सर से खून टपकने लगा। तो उस ऑटो वाले के सर से खून टपकता देख मैं काफ़ी हैरान हो गया और मैंने उस ऑटो वाले से कहा, भाई साहब आपके सर से तो खून टपक रहा है। तो इस पर ऑटो वाले ने कहा, वो भाई साहब कुछ देर पहले मेरी ऑटो का एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे थोड़ी चोट आई और देखिए ना ऑटो भी कितना टूट फूट गया है। जिसके बाद हम लोग वापस से आगे बढ़ने लगे। अब काफ़ी रात हो चुकी थी, मगर आगे बढ़ते वक्त मेरे जहन में एक ही सवाल दौड़ रहा था कि आखिर इस आदमी को इतनी चोट लगी है तो ये ऑटो क्यों चला रहा है। इस सवाल को मैं ज़्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और उस ऑटो वाले से पूछा, भाई साहब आप घर क्यों नहीं चले जाते, आपको काफ़ी चोट आई है। तो इस पर ऑटो वाले ने कहा, नहीं भाई साहब अब मैं घर नहीं जा सकता। उस आदमी की ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें रास्ते के किनारे एक ऑटो दिखा जो कि पेड़ से टकराकर ज़मीन पर गिरा हुआ था और साथ ही उस ऑटो के बगल में एक आदमी भी गिरा हुआ था। लेकिन अंधेरा इतना था कि मैं उस आदमी का चेहरा साफ साफ देख नहीं पा रहा था। तो इस पर मैंने ऑटो वाले से कहा, भाई साहब गाड़ी रोकिए, लगता है यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। मेरे ये बोलने पर उस ऑटो वाले ने पहले पहले तो मना कर दिया, मगर मेरे जिद करने पर वो मान गया। फिर हम ऑटो से उतरकर ज़मीन पर गिरे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगे। मैं आगे आगे चल रहा था और वो ऑटो वाला पीछे पीछे। हम चलकर ज़मीन पर गिरे उस आदमी के पास पहुँचे तो वो आदमी ज़मीन पर औंधे मुँह पड़ा हुआ था। उस आदमी के आसपास काफ़ी ज़्यादा खून फैला हुआ था, लिहाजा मैंने उस आदमी का चेहरा अपनी ओर घुमाया तो उस आदमी का चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कैसे सकता है, क्योंकि ज़मीन पर पड़े उस आदमी का चेहरा और उस ऑटो वाले का चेहरा एक ही था। ये देखकर मैंने जब अपनी निगाहें अपने पीछे खड़े उस ऑटो वाले की ओर घुमाई तो मेरा कांपता शरीर जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि अब उस ऑटो वाले का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और अब उस ऑटो वाले का चेहरा कुचला हुआ नजर आ रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी मैं डर के मारे कांप ही रहा था कि तभी उस भूत ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसी वक्त मेरी मौत हो गई थी। इतना बोलकर उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि मैंने अपने बचने की उम्मीद खो दी थी और मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था कि तभी मेरे ऊपर किसी गाड़ी की हेडलाइट पड़ी। तो उस हेडलाइट के थोड़ा करीब आते ही मैंने देखा कि वो एक कार चलकर मेरी ही तरफ आ रही है। उस कार को देखकर वो भूत और उसका ऑटो हवा में धुआं हो गया, जिसके बाद मैं भागकर उस कार वाले के पास गया
और उससे मदद मांगी, जिसके बाद उस कार वाले ने मुझे घर तक छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।